डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी के साथ हमारे पूरे देश के अंदर फैलती चली जा रही है, तो हमें न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है और बल्कि एक दूसरे की भी मदद करते रहनी है। तो आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए और घर से बाहर निकलते समय मास्क का ज़रूर उपयोग करिए और अपना व अपने परिवारजनों का जीवन बचाइए। आने वाले दिनों में परीक्षाओं का समय नज़दीक है, तो उसी पर हम आने वाले वीडियोस के अंदर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसको मेरे चैनल पर मैं प्रसारित करने जा रहा हूं। तो इसी सीरीज़ में पहला जो वीडियो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के यहाँ पर आपके सामने इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे सामान्य सामान्य क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछे जाते रहे हैं, लेकिन उनका जवाब देते समय हम कहीं ना कहीं कोई छोटी सी चूक कर देते हैं और वो सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बिल्कुल सामान्य से सामान्य प्रश्नों को लेने की कोशिश करी है। तो जैसा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि दी कॉम्प्लेक्सेस, एक कॉम्प्लेक्स ये है, आर द एग्जाम्पल ऑफ। इस कॉम्प्लेक्स का भी हमने यहाँ नाम नहीं दिया है, आपको सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स को देखिए और इस कॉम्प्लेक्स को देख करके ये समझना है पहले कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नो डाउट हम वहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर्स को जब आप क्लियरली देखोगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो लिगेंड है NO2 है और ये जो लिगेंड है ONO है। अर्थात जब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच आइसोमेरिज्म इज फॉलोड बाय दीज कॉम्प्लेक्सेस। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, समझना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा कौन से समावयवता का जो है पालन वो किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर NO2 और ONO अर्थात बॉन्डिंग बिहेवियर में डिफरेंस है। यहाँ पर बॉन्डिंग नजर आ रही है नाइट्रोजन के द्वारा और यहाँ बॉन्डिंग नजर आ रही है ऑक्सीजन के द्वारा। अर्थात लिगेंड का नाइट्रोजन परमाणु धातु के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जो है वो यहाँ पर धातु कोबाल्ट के साथ लिगेंड कर रहा है। तो ये कैटेगरी है हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म की। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म वेयर atom attached directly to the central atom cobalt is nitrogen in first compound। यानी कि पहले कंपाउंड में तो कोबाल्ट से नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड है और सेकंड कंपाउंड में ऑक्सीजन इज द एटम डायरेक्टली जॉइंट इन द सेकंड कंपाउंड। इसके स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि कोबाल्ट में पहले के अंदर तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो आइसोमेरिज्म का प्रकार है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो एक बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है जिसका कि हम आसानी के साथ में पहचान करके जवाब इसका दे सकते हैं। इसी तरीके से द आइसोमेरिज्म फॉलोड बाय दीज कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों आइसोमर्स हैं, तो इन आइसोमर्स में कौन सी आइसोमेरिज्म यहाँ पर होगी। तो यदि स्ट्रक्चर्स को आप क्लियरली यहाँ देखें तो हम देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो यहाँ पर ब्रोमाइड है और तो यहाँ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, सल्फेट है। तो अर्थात आयन से रिलेटेड है। जब हम इसका बिहेवियर देखेंगे तो यहाँ पर सल्फेट आयन एक्स्ट्रा सेपरेट होगा और यहाँ पर ब्रोमाइड आयन सेपरेट होगा। तो ये भी जो कैटेगरी है हमारी वो आयोनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आती है, वेयर आयंस इनसाइड द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट। ब्रोमाइड इज इन द फर्स्ट कंपाउंड वेयर सल्फेट इज इन द सेकंड कंपाउंड। तो इसे हम स्ट्रक्चरली ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कोबाल्ट में ब्रोमाइड डायरेक्ट लगा हुआ है और सल्फेट जो है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। सल्फेट पे नेगेटिवली चार्ज 2 माइनस का है, तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है पॉजिटिव का +2 है। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर सल्फेट आयन लगा हुआ है डायरेक्ट कोबाल्ट से, तो ब्रोमाइड आयन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ब्रोमाइड पर -1 चार्ज है, तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स पर +1 चार्ज है। इसी प्रकार से यदि देखें ये आइसोमेरिक पेयर्स, एक आइसोमर ये एक आइसोमर ये, तो आइसोमेरिक पेयर्स हैं यानी समावयवी युग्म। तो यहाँ हमें यह पहचानना कि इसमें कौन सी समावयवता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसी तरह से ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये दूसरा नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जिंक के साथ लिगेंड कौन से हैं? एमीन। अब यहाँ पर एमीन किसके साथ में? कॉपर के साथ में। अर्थात यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंजेस हो रहा है। तो ये कैटेगरी हमारी किसके अंदर कहलाती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर उपसहसंयोजकता समावयवता कहलाती है। This is an example of coordination isomerism. In these complexes, the ligands changes their bonding with metals. यानी कि जो ligands है वो अपने bonding metals के साथ में क्या changes कर देते हैं. So the coordination sphere is also changed. इसीलिए coordination sphere क्या हो जाएगा? Change हो जाएगा. That causes coordination isomerism to arise. और इसी वजह से coordination isomerism का जो उद्भव है वो होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिंक का, ये कॉपर का। अब आप यहाँ से जिंक जो है वो शिफ्ट होकर के यहाँ पर इधर आ गया है, इधर आ गया, और कॉपर जो है वो शिफ्ट होकर के इधर आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा टेट्राएमीन जिंक टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट, ये बन गया है टेट्राएमीन कॉपर और टेट्राक्लोरोजिंकेट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव स्फीयर दोनों हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारा किस आइसोमेरिज्म का? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। तो ऐसे ही छोटे छोटे सवालों को लेकर के ये वीडियो मैंने बनाया है, और इसी के साथ आगे के वीडियोस जो होंगे वो भी हमारे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर आधारित होंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते चले आए हैं कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज, अर्थात ये एक हमारा निकल टेट्राकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर मिलते चले जाएंगे, अलग अलग प्रकार से पूछते चले जाएंगे कि क्या ये डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस एक एग्जाम्पल को लेकर के मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। क्या सॉल्यूशन है कि सबसे पहले यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है निकल, उसकी हमें यहाँ पर क्या देखनी है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल जो है उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, क्योंकि निकल का परमाणु क्रमांक 28 है। तो जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका वो आता है 3d8 4s2। तो जब हम इसे बॉक्स डायग्राम के अंदर ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 3d के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 और 8, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे ये 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन। पर हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अर्थात जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसी धातु पर आक्रमण करता है तो उसके प्रभाव के अंदर उस धातु के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है, और जब इनकी पेयरिंग हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर पेयर्ड हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं, तो 4s आपका वैकेंट हो गया, और इसी तरह से 4p आपका वैकेंट हो गया। ये 3d आपका, ये 4s और ये 4p। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 कार्बोनिल लिगेंड हमारे यहाँ पर है, तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल हमें एक 4s का और 3 4p के प्राप्त हो गए हैं। ये चारों मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे, जहां पर कार्बोनिल लिगेंड अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट करेगा, तो हमारा एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। उस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद हम अल्टीमेटली ये देखेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर किसी भी प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी वजह से वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ये सब चीजें यहाँ मैंने लिखी हुई है कि वी कैन सी दैट 4 ऑर्बिटल्स 1 from 4s 3 from 4p are available for sp3 hybridization that can accommodate for carbonyl ligand. Ultimately the resultant complex formed without any unpaired electron. तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना उसके अंदर किसी भी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब नहीं रहा, इसीलिए दिस कॉम्प्लेक्स विल बिहेव एज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा क्या होगा? प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। इससे रिलेटेड ही हमारे कई और कॉम्प्लेक्स है, NiCl4 है, टेट्रासाइनोनिक्लेट है। इस प्रकार के एग्जांपल्स हम आगे के जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हम लाते रहेंगे। सो थैंक यू।